74%। 74%। ये देखो कितना मुश्किल से बताया है। 24.04। हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन FCC में था 74%, BCC में था 68% और सिंपल क्यूबिक में था कितना 52%। ये था। और FCC में इफेक्टिव एटम कितने होते हैं 4, इसलिए वहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ज़्यादा था। और सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव एटम 1 होता है, इसलिए वहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सबसे कम था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। हाँ, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसका फॉर्मूला गिवन होता है। और फॉर्मूला आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। क्या ध्यान देना है? वन सेकेंड प्लीज। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, बताओ। अच्छा, अभी बताया एक बच्चे ने, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर किसका मास होगा? इफेक्टिव एटम का। इफेक्टिव एटम का मास होगा। हाँ, इफेक्टिव एटम में कौन है? सॉरी, यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल कह सकते हो। तो यूनिट सेल में कौन है? इफेक्टिव एटम्स। सो इट इज द मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और मास ऑफ यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम का मास होगा। सो मास ऑफ इफेक्टिव एटम्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको क्या लिख दूं? ए क्यूब लिख दूं? फाइन। अब बताओ मास ऑफ इफेक्टिव एटम कैसे निकालें? किसी बच्चों को पता है मोल क्या होता है? मोल, जितना वेट उसका दे रखा है उसके अपॉन में उसका मोलर मास। मोलर मास। तो कह सकते हो ना गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही कह सकते हो ना आप लोग। मोल क्या होता है? यस गिवन सर। मास अपॉन मोलर मास। और अगर मैं मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों? गिवन मास। गिवन मास। हाँ, गिवन मास मतलब मास ऑफ इफेक्टिव एटम्स आएगा। तो बताओ इफेक्टिव एटम को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखा दूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ज़रूरत पड़ने पर अगर फार्मूला याद ना आए तो आप निकाल सकते हो बच्चों। इस वजह से बताओ इफेक्टिव। जेड से लिखा था सर। हाँ, जेड से लिखा था। जेड यहाँ पे इफेक्टिव एटम्स हैं। ठीक है। और हमने क्या सीखा? मोल इंटू मोलर मास। तो एटम को मोल में कैसे कन्वर्ट करूं, पहले ये बताओ मुझे। नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं तो उसको मोल में कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल होते हैं सर। अरे, एटम्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड नहीं करते हो? हाँ करते हैं ना। हाँ, तो जेड बाई एन ए कर दूं तो ये क्या बन गया बताओ जल्दी से। ये क्या बन गया? इतना मोल बन गया। और जो भी एटम होगा उसका नाम तो होगा ना बच्चों यूनिट सेल में, तो उस एटम का आपके पास मोलर मास भी होगा, इजंट इट? यस या नो? यस सर। हाँ, जो भी एटम होगा बेटा उसका एटॉमिक मास या मोलर मास तो पता होगा ना। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m से। यहाँ पर m क्या है? मोलर मास ऑफ एटम। m क्या है? मोलर मास।
डिवाइड बाई ए क्यूब। बताओ पहले, अभी समझ में आया कि समझ में आया मैंने क्या किया? ऊपर मास ऑफ इफेक्टिव एटम निकालने के लिए क्या किया? मोल ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू मोलर मास। देखो यही किया ना, मोल इनटू मोलर मास। बोलो समझ में आया कि नहीं कि आया अभी तक? यस या नो बोलो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोग जब तक हाँ नहीं करोगे। जेड बाई एन ए हो गया मोल इनटू मोलर मास। आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही प्रॉपरली? कट नेटवर्क कट थोड़ा के आ इशू तो है ही है। रही। यस सर। हाँ, मैंने बोला है इफेक्टिव एटम जेड को मैंने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मोल इनटू मोलर मास, तो ये हो गया गिवन मास डिवाइड बाई ए क्यूब। समझ आया भी जितना मैंने किया है? यस सर। हाँ, अब Yes, देखो sir. बस हो गया। इसी फॉर्मूले को अच्छे से लिख दो। तो देखो, तो डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी इक्वल टू जेड इफेक्टिव एटम इनटू मोलर मास डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू ए क्यूब। यही फॉर्मूला दे रखा है डेंसिटी का किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का। आया समझ में सभी बच्चों को? हो गया क्वेश्चन? हो गया। अब ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया है आपको समझाने के लिए। बोलो समझ आ गया? जहां पे एम क्या है? मोलर मास। मोलर मास। एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर एन ए की वैल्यू क्या होती है? 6.022 into 10⁻23। हाँ, एन ए होता है 6.02 10⁻23। मोल इनवर्स। हाँ, एटम्स पर मोल। ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। बस आप पे जो क्वेश्चन आएगा ना वो बस इतने पोर्शन से आ जाता है। आगे थोड़ी पैकिंग पढ़ना है और इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतने में बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ। एक क्वेश्चन है, अ कंपाउंड is formed a compound formed by element A and B has a cubic structure in which A atoms are at the corner of cube and B atoms are at the face center. Derive the formula of the compound. What is सर AB3। formula of compound? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने देखो आंसर भी बता दिया, बट रेस्ट जो स्टूडेंट है वो ध्यान से समझें। एक कंपाउंड ए और बी से मिलकर बना है। ए एटम क्यूब में कहाँ पे प्रेजेंट है? बताओ जल्दी से, ए एटम कहाँ प्रेजेंट है? क्या गिवन है? बोलो बच्चों, ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? क्या गिवन है आप लोगों को? ए एटम है कॉर्नर ऑफ द क्यूब में।
और बी एटम कहाँ पे है, फेस सेंटर पे, तो एक क्यूब बना लो। सेंटर। हाँ, एक क्यूब बना लो ऐसे। इसमें कॉर्नर पे है ए एटम, सॉरी सभी कॉर्नर पे है ए एटम, और सभी फेस सेंटर पे है बी एटम। फेस सेंटर पे है बी एटम, ये आपका बी हो गया फेस सेंटर पे। आगे पीछे, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना सभी को? यस या नो बोलो। यस सर। देखो आंसर कैसे निकालेंगे। जो कॉर्नर पे एटम होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8। 1/8। बाई तो टोटल ए कितने कॉर्नर पे 8 है ना, तो इफेक्टिव ए कितने होंगे, इफेक्टिव ए, इफेक्टिव ए एटम्स कितने हुए, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। इफेक्टिव बी एटम्स कितने होंगे, बी कितने हैं, 6 into half 6 इंटू हाफ। वेरी गुड वेरी गुड, तो 3। तो फॉर्मूला क्या आ गया, A1B3। नहीं समझ आया बच्चों, आ गया सर। यस सर। A1B3। देखो देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना बच्चों? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में मैं जरा सा चेंज करता हूँ। एंड बी एटम आर प्रेजेंट एट दी एज सेंटर। में कर देता हूं यहाँ पे एज सेंटर। अगर बी एटम को मैंने एज सेंटर पे कर दिया तो बताओ आंसर क्या आएगा। तो एज सेंटर कहाँ पे है, ये एज सेंटर है, तो बी एटम यहाँ पे है, एक बी एटम यहाँ पे, एक ये एज सेंटर पे, यहाँ पे एज सेंटर है, ये एज सेंटर होगी, एज सेंटर एज सेंटर एज सेंटर, सभी एज सेंटर पे बच्चों बी एटम है। नाउ टेल मी क्या होगा फॉर्मूला। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। से सर नीचे वाले पे भी तो आएगा। हाँ हाँ, तो वो भूल गया हूं मैं, ये ले। सर 3 आएंगे शायद। देखो आंसर, इफेक्टिव ए कितने होंगे, फिर से एक होगा इफेक्टिव ए तो। यस सर। हाँ, सो ए कितने हुए, ए हो गए 8 इंटू 1/8 प्लस बी कितने होंगे। अब बी कॉर्नर पे है, सॉरी एज सेंटर पे है। बताओ जरा एक एज के रिस्पेक्ट में कितने क्यूब बना सकते हो, तब पता चलेगा एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन। बताओ एक एज 3 बढ़ जाएंगे सर। अरे एक अपने जिस रूम पे बैठे हो उसका कोई एज ले लो और देखो उसके रिस्पेक्ट में कितने क्यूब बना सकते हो, जल्दी से सोच के बताओ इसको। 2 दो बस, 4। 4 बिल्कुल सही। देखो ना, अगर आप मान लो ये तो आपकी, तभी तो मेरा 3 आ रहा है। हाँ तभी तो 3 आ रहा है, लेकिन आपने अभी 2 बताया था ना कुछ देर पहले, गुस्सा क्यों कर रहे हो। देखो ये मान लो एज है, मुझे काफुर। ये एज है, तो एज के इस तरफ एक क्यूब, एक उस तरफ क्यूब, और एक इसके पीछे एक इसके पीछे, तो टोटल 4 नहीं हो गए। आप कह सकते हो कि सर 2 आगे भी, लेकिन हम पीछे वाली एज ले रहे हैं ना। आप देख लो इसमें, अगर मैं ये एज ले रहा हूँ, ये वाली एज ले रहा हूँ, तो इसके इस साइड में एक क्यूब होगा, जो इसके इस साइड में क्यूब बनाया उसके पीछे, और एक इसके पीछे क्यूब। तो एक एज के रिस्पेक्ट में 4 क्यूब बन सकते हैं। तो बताओ इस सेक्टर का एटम एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/4। 1/4। हाँ, तो सभी का 1/4 है। टोटल एज कितनी है,
12। तो बी कितनी है टोटल 12, और 12 में कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है 1/4। तो फॉर्मूला क्या आ गया A1B3। यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या आ गया A1B3। अगर सभी को समझ में आया है तो यस सर बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, और इसमें एक लैंग्वेज लिख देना, एज सेंटर एटम कंट्रीब्यूट 1/4 इन ए यूनिट सेल, है ना। इसको लिख देना इस बात को ना, एज सेंटर एटम कंट्रीब्यूट 1/4 in an unit cell, ठीक है बच्चों, बस ये हो गया। चलो अब इसी में मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन 3 बना दिया इसी में, देखो। और क्या चेंज करूंगा क्वेश्चन में मैं, इस बार बी एटम आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। बस यहाँ पे कर दिया मैंने बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इस बार ए एटम तो कॉर्नर पे है बच्चों, अब देखो ये सब कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आपसे ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और बी, ये क्या है आपका बी एटम। बॉडी सेंटर कितने होते हैं एक। तो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ। A1B1। वेरी गुड, 8 इंटू 1/8 प्लस B1, फॉर्मूला क्या आ गया A1B1 यानी कि AB। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि एक कॉर्नर का एटम मिसिंग है। अब बताओ मुझे, कौन बताएगा। एक कॉर्नर एटम मिसिंग हो गया, अब फॉर्मूला क्या आएगा। अब जो बता देगा मैं सच में समझूंगा कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। फॉर्मूला, इफ वन कॉर्नर एटम इज मिसिंग। बेटा कोमल देखो, इसका आंसर बता पाओगे। A7/8। 1/8 into में 7. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और B1 बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों, शाबाश। B1। हाँ तो देखो A कितने बचे हैं, 7, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, तो A 7/8 B1। बट इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे बच्चों, सिंप्लीफाई नहीं करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया फॉर्मूला A7 B8। नहीं समझ आया। आ गया सर। हाँ बस समझो कि आप अच्छे से कर लोगे इस तरह क्वेश्चन को। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 8 से मल्टीप्लाई, तो A7 B8 आ गया, ठीक है। तो ऐसा कभी कहते हैं कि एक फेस सेंटर एटम मिसिंग है तो आप निकाल सकते हो आराम से। देखो इसमें क्वेश्चन डेंसिटी पे आएगा बच्चों, पता क्या पूछते हैं। और 3 मार्क का जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, पता क्या आएगा इसमें 3 मार्क का बोर्ड क्वेश्चन। डेंसिटी का फॉर्मूला भी मैंने क्या सिखाया बताओ, Z Z by डिवाइड NA Avogadro Avogadro number into में Exactly. तो आप अब मैं आपको Molar बता देता mass। हूँ। हाँ ये समझ लो बच्चों कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आउट है बोर्ड एग्जाम के लिए, यही क्वेश्चन आना है। जानते हो क्या देंगे, कोई कंपाउंड दे देंगे और उसकी डेंसिटी दे देंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम नहीं देंगे, एज लेंथ दे देंगे। अगर आपको एज लेंथ दे दी गई तो क्या कर दोगे, इसका क्यूब कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्यूब कर देंगे। हाँ, yes और कंपाउंड का मोलर मास दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ यूनिट सेल क्या है, सिंपल क्यूबिक है या बीसीसी है या एफसीसी है। क्या समझे, नहीं समझे। क्या yes यहाँ से हाँ। Z निकाल लेंगे और फिर बता देंगे। बिल्कुल सही बेटा, बजट निकालोगे बता दोगे। और यहाँ पे देखो मोलर मास जो होता है ना, मोलर मास होता है मोल पर, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। इसलिए ध्यान रखना, जब ए यहाँ पे रखोगे तो ए को रखोगे सेंटीमीटर में, वो पिकोमीटर में दे देते हैं।
और पिकोमीटर सबको पता होना चाहिए 10⁻12 मीटर होता है। तो उसको सेंटीमीटर में यहाँ पे एज रखा है, क्योंकि डेंसिटी भी किस में होती है, ग्राम पर ml में या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी किस में हो सकती है, ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो एज लेंथ भी किस में रखना चाहिए हमको, सेंटीमीटर में। क्या बच्चों ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, क्या पूछा जाएगा, नेचर ऑफ क्रिस्टल एंड नेचर ऑफ क्रिस्टल। नेचर ऑफ क्रिस्टल जब पूछता है तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड जेड की वैल्यू। अगर जेड की वैल्यू मान लो ऐसा आ गया, जेड की वैल्यू 1.2 आ गई तो क्या करोगे, बताओ क्यों कोमल, अगर जेड की वैल्यू 1.2 आ गई तो क्या करोगे, उसको 1 ही मान लेंगे, बिल्कुल SC लिख सही, देंगे। तो सिंपल क्यूबिक ही मान लेंगे। हाँ, और जेड की वैल्यू अगर ये आ गई जो है 3.98, फिर क्या करोगे, BCC 3 पॉइंट, अब आपको पिटाई हो जाएगी, 3.98 BCC हो जाएगा, नहीं, FCC FCC। इसको जेड को अप्रोक्सीमेटली फिर कितना मानना पड़ेगा आपको, 4, 4 ये FCC हो जाएगा। BCC में कितने होते हैं इफेक्टिव, 2 होते हैं ना। 2 होते हैं तो। हाँ, ऐसे बस इस तरह क्वेश्चन हो गए, समझो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आपसे हो गया। अब जो पढ़ाना है मुझे सॉलिड स्टेट में, उसमें क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इसी पे आते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे हैं। आप क्लास के बाद ना मैं इसमें एक असाइनमेंट भेज दूंगा। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल calculate number of unit cells in 8.1 gram of aluminum if it crystallizes in FCC unit cell। फ्लोरीन का एटॉमिक मास सबको पता होगा कितना, सॉरी एल्युमिनियम का 27 ग्राम पर मोल। 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और फिर बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर बोलो। सर इसमें Z की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही आ गई, हाँ तो जेड की वैल्यू 4 होती है ना। तो फिर इसका मास का क्या करेंगे हम, इसका अरे एल्यूमिनियम तो के सुनो मास तो पहले ध्यान से, जेड की वैल्यू 4 होती है तो इसका मतलब कितने उसमें एल्युमिनियम एटम होंगे, 4 एल्युमिनियम एटम्स। समझे ध्यान से, जेड की Yes, वैल्यू 4 हुई तो एल्युमिनियम एटम 4 हुए ना। और ये पूछ रहा है कि अगर 8.1 ग्राम एल्युमिनियम हो तो कितने एटम होंगे एल्युमिनियम के, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये 2 होंगे। 2 कैसे होंगे, सुनो, वी नो दैट फॉर FCC जेड इक्वल टू 4, दैट मीन्स, यस, गुट्टी के अकेले आया चाचा। एक सेकेंड, फॉर FCC जेड इक्वल टू 4, दैट मीन्स
4 एल्युमिनियम एटम, और जब 4 एल्युमिनियम एटम होंगे तो उसका मास कितना होगा बताओ जरा। 4 एल्युमिनियम एटम का मास कितना होता है? 4 into 8.1 कर दो, 4 4, into अच्छा 20 वेरी गुड। 27 एल्युमिनियम का 27, लेकिन 27 जो ये रखेंगे एटम का मास है, एटम का मास ग्राम में नहीं आता है, किस में आता है? एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहाँ पे 27 यू लेना पड़ेगा एक एटम का मास। तो कितना आ गया? 27 इंटू 4 कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट बताओ? 8। 108, 108 यू मास आ गया। तो जब मैं बोलता हूँ कि एल्युमिनियम के 4 एटम प्रेजेंट हैं तब उसका मास होता है 108 यू, समझे? और यहाँ पे बात कर रहा है 8.1 ग्राम एल्युमिनियम एटम प्रेजेंट है। इसलिए अभी तो मैं क्वेश्चन का मतलब आपको समझा रहा था कि कैसे, क्या मतलब है इसका। समझे बात को? यस सर। यस सर। तो अब बताओ कैसे करेंगे। ये 108 यू इसका मास है, अब बताओ कैसे करेंगे। आपके ऊपर है क्वेश्चन, ये मैं तो नहीं करूँगा सॉल्व, इसको काफ़ी सोचना पड़ेगा आपको। सर अब 8 ग्राम में एल्यूमिनियम के 2 एटम होंगे। 8.1 में एल्युमिनियम के 2 एटम आएंगे, क्या बात कर दिया आपने। 8.1 में एल्युमिनियम का एटॉमिक मास डिवाइड करो, 2 आ जाएगा क्या? ये 3 आएगा, तो 0.3 आएगा मेरे ख्याल से। मैं ही सॉल्व करता हूँ, है सर ना? मैं यस सर 0.3 आ रहा है। हाँ 0.3 मोल आएंगे एल्युमिनियम के 8.1 ग्राम में, तो जो आप अभी बोल रहे थे। चलो ये मुझे बताओ पहले, 1 मोल एल्युमिनियम का क्या मतलब होता है? 1 मोल एल्युमिनियम मतलब होता है 6.02 10 की पावर 23 एटम्स। इतना सबको पता है कि नहीं पता है? यस सर। और 1 मोल एल्युमिनियम का मास कितना होता है? मोल में मास कितना होता है? 27 ग्राम। बोलो, 1 मोल एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम होता है। इसको तो यस सर बोल दो कम से कम। यस सर। हाँ, तो मैं ये कहूँगा आपसे कि 27 ग्राम एल्युमिनियम का मतलब है 1 मोल मतलब 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो फिर 8.1 ग्राम एल्युमिनियम का मतलब कितने एटम्स हो गए बताओ जल्दी से। 6.02 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 27 इंटू 8.1, 8.1। बताओ इतने एटम्स हो गए। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ मुझे। तो ये 0.3 हो गया और 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। देखो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ ऊपर, है ना। तो ये आ गया आपका 8.1 ग्राम एल्युमिनियम में कितने एटम्स आ जाएंगे बच्चों? इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 1.8। 0.7। अरे ये तो 0.3 होगा, 6 3 18 तो ऐसे ही आ गया, और 0.6 हो गया आगे। 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो पहले ये बताओ मुझे, क्वेश्चन में अगर 8.1 ग्राम एल्युमिनियम दे रखा है तो उसमें एटम कितने हुए? 1.806 इंटू 10 की पावर 23। बताओ यहाँ तक समझे नहीं समझे? यस या नो बोलो फास्ट। यस सर। हाँ, इतने एटम्स हैं, इतने ग्राम एल्युमिनियम का मतलब इतने एटम्स हैं, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन कैसे करें। पूछ रहा है कितनी यूनिट सेल हैं इतने ग्राम में, तो मतलब कहने क्या है
कि इतने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं, अभी नहीं समझ में आया आप लोगों को? बस लिख दो सीधा सीधा, देखो 1 यूनिट सेल, देखो कैसे लिखेंगे, 1 FCC यूनिट सेल, या ऐसे लिखो 4 एटम्स, 4 एटम्स प्रेजेंट इन 1 FCC यूनिट सेल। बताओ पहले, इतना सही लिखा मैंने? इतना Yes, sir. Yes, sir. जल्दी यस सर बोलो, इतना सही लिखा ना मैंने? 4 एटम्स प्रेजेंट इन 1 FCC यूनिट सेल, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes. तो फिर बताओ 1.806 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स कितनी यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे? हो गया क्वेश्चन खत्म, बताओ जल्दी। 1/4 into 1.806. 1.806 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 4, यही आपका आंसर हो गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने काफ़ी टाइम लगाया, इसलिए कि थोड़ा देर आप इंटरेक्ट करो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए बस। बताओ नहीं आया? आ गया सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए बेटा। और डेंसिटी का जो बताया मैंने, जेड का निकालने वाला क्वेश्चन तो 100% ही आना है।